ठीक है। तो ये आपकी यहाँ तक हमें इजी समझ में आ गई। तो हमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी है कि एसक्यूएल कमांड्स हैं, क्योंकि जब भी हम क्यूरी के एनालाइजर के ऊपर काम करते हैं तो हमें किसी ना एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। जो सबसे मोस्ट और पॉपुलर और फास्ट ट्रैक के ऊपर जो हमारे पास कमांड है वो एसक्यूएल कमांड है। इसकी कमांड के अंदर कुछ कैटेगराइज हैं और उसके अंदर कुछ कमांड्स हैं। तो आपको कोई भी कमांड बताई जाएगी कि ये कमांड है तो आपको पता होना चाहिए किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुई है। जैसे कि इंसर्ट कमांड, ये इस मैनिपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में है, उसकी कैटेगरीज में है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होगी और इसी में इसको यूज़ किया जाएगा। तो इसके लिए इसका नाम, ये किस पे बिलोंग करती है, किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, और दूसरी बात ये कि इसका सिंटैक्स क्या है। ठीक है। इस कोर्स के बाद आप इजीली ओरेकल की जो एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल की सर्टिफिकेशन है वो कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा मोटिवेट हो जाए। क्योंकि मुझे तकरीबन इंडस्ट्री वगैरह का काफ़ी एक्सपोजर है, उसमें मैं कोशिश करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो देखते रहें, मार्केट से मीट करते रहें। एक ऐसी चीज़ जब वो करके निकल रहे हैं तो साथ साथ एक एडवांस चीज़ भी करके निकले, तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है। डेटाबेस का कुछ मेरे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यही कहते हैं कि सर ये कोर्स हमारे पास है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपस में मैपिंग नहीं कर पाते। ये इतने सारे कोर्स इंडस्ट्री में क्या, हालांकि हर कोर्स इंडस्ट्री के अंदर मौजूद है, वो ये हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं। बास जॉब्स ऐसी होती हैं जो हर एक कोर्स से ही रिलेटेड होती है, यानी वो जो कोर्स जिस नाम से किया है उसी नाम से आपको जॉब भी मिल जाएगी। जैसे C# हो गया, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम की जॉब्स हैं बाकायदा तौर पर, डेटा साइंस की जॉब है, अब तो पाइथन वगैरह के नाम से भी उनकी जॉब्स वगैरह आ रही हैं। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इजीली काम कर सकते हैं अगर ये कोर्स आपने सही किया और इसका एसक्यूएल, जो एसक्यूएल पहला लेवल है वो पेपर भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। कि माय ओरेकल लेवल के ऊपर एसक्यूएल को, एसक्यूएल कमांड है, एसक्यूएल कमांड डेटाबेस जो रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक है। जो हमारे पास डेटाबेस की भी कैटेगरीज बन गई हैं, नेटवर्क डेटाबेस की बात नहीं कर रहा, टेबुलर फॉर्म के अंदर जो रिलेशनल डेटाबेस है उसमें इस लैंग्वेज जो इस्तेमाल होती है वो है एसक्यूएल। तो इस एसक्यूएल के अंदर ये एसक्यूएल आपकी या तो एसक्यूएल सर्वर में इस्तेमाल करें जो अभी हम यूज़ करने जा रहे हैं, या ओरेकल में इस्तेमाल करें, या सीक्वल में इस्तेमाल करें, या आपके पास जो भी डेटाबेस है सीक्वल रिलेशनल की उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको करने के बाद आप ओरेकल की जो पेपर्स होते हैं एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल और ओसीपीस वगैरह की, वो आराम से कर सकते हैं और डेटा की तरफ जा सकते हैं आप। ठीक है। ओके। यहाँ पर भी DDL को ज़रा और एलिब्रेट किया गया है, पूरा थ्योरेटिकल है, इसको आप थ्योरी में डिटेल में पढ़ोगे। हम डायरेक्ट की ओर स्विच करते हैं। ठीक है। क्रिएट डेटाबेस बाय डिज़ाइन व्यू, और इसके बाद फिर न्यू क्रिएट। ओके, ठीक है। अच्छा, आप एक काम करें, आप स्क्रीन आप लोग शेयर करवाएं और ये वाली चीज़ अटैम्प्ट करवाएं। ठीक है। आपके पास एक सबसे पहले एक फ्रेश डेटाबेस क्रिएट करवाएंगे, और क्रिएट करने का टाइम क्या है कि डेटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक विंडो खुल जाएगी। इसमें आप प्रॉपरली विदाउट स्पेस के आप डेटाबेस का नाम लिखेंगे, और जहाँ लोकेशन आपकी हार्ड डिस्क वगैरह अगर परमिशन देती है सी, तो इसी में आप डाल देंगे उसको, वरना किसी और ड्राइव में आप इसके लोकेशन से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसकी बेसिकली दो फाइलें बनेंगी, एक आपकी MDF और LDF के नाम से बनती है, वो मैं आपको बताता हूँ MDF LDF क्या कहलाती है। ये हमारी जब हम रिकवरी करने जाते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट LDF, ठीक है, उससे हम लॉग जनरेट करवा देते हैं। यहाँ से देखिएगा ये दो फाइल्स आपकी जनरेट होगी, तो दोनों फाइल की लोकेशन बताई गई है और दोनों का एक अलग अलग नाम लिखा गया है। ये अटैम्प्ट करें आप लोग खुद से। ठीक है। जैसे ही आप ये अटैम्प्ट करके ओके करेंगे तो यहाँ पर डेटाबेस की ही चाइल्ड के अंदर एक डेटाबेस आपकी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, जिसको फर्स्ट नाम से ये डेटाबेस क्रिएट की गई है। सेकंड देखिएगा कि इसको आप मज़ीद एक्सपेंड करेंगे। ठीक है। तो उसको एक्सपेंड करने के बाद इसके पास बहुत सारे फोल्डर्स होंगे, तो उसमें एक टेबल का भी होगा, उस पर राइट क्लिक करके न्यू टेबल क्रिएट करेंगे तो टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पर डिज़ाइन व्यू पे क्रिएट हो रहा होगा। तो यहाँ पर आप नेम कॉलम का नाम लिखेंगे, उसके डेटा टाइप लिखेंगे, और जो और मज़ीद प्रॉपर्टीज़ होंगी, प्राइमरी की बनाना है, यूनिक बनाना है, या फिर कोई और चीज़ इसके साथ ऐड करनी है, तो एक नीचे छोटा सा बॉक्स आ रहा होगा, उस पर आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। फिर जाकर उसको एंटर कर देंगे तो आपके पास एक डेटाबेस और एक टेबल आ जाएगा।
ठीक है। यहाँ तक का काम क्या हो जाएगा कि आपने उस डेफिनेशन, अभी किसी भी कमांड को इस्तेमाल नहीं किया, स्टूडियो मैनेजमेंट के अंदर आपने क्या किया, क्लिक के साथ एक डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम क्या आया कि ये तो था आपका वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आपने अपनी डेटाबेस को क्रिएट करवाया। ठीक है सर, मेरी आज फर्स्ट, भाई मेरी भी फर्स्ट क्लास है, आपके साथ मेरा जो इंट्रैक्शन है वो पहला ही है। लैब अभी तक हुई नहीं है। थ्योरी क्लास आपकी वो बुध को होती है, ये पीर के दिन आपकी पीर वाले दिन आपकी जो है लैब होती है। तो पिछले फर्स्ट वीक में आपकी नहीं हुई, इसमें हुई है आपकी, मुझे बाद में असाइन की गई है मुझे आईडी। ठीक है, ये तो काम हमने देख लिया। अगर कोई क्यूरी पे जाता है तो क्यूरी से भी हम करवा सकते हैं। ठीक है, और ये क्यूरी का स्ट्रक्चर है। क्यूरी के स्ट्रक्चर के लिए आप क्या करेंगे, डेटाबेस है तो क्रिएट की कमांड आ गई, ये कमांड क्या कहलाएगी, डीडीएल कमांड कहलाएगी। और इस कमांड के ज़रिए से आप इसकी डेफिनेशन को अपने इन्वायरमेंट में यानी डेटाबेस के फोल्डर में डालना है। यानी ये क्रिएट डेटाबेस, इसका मतलब है एक डेटाबेस, इसका एक ऑप्शन है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट का। उस डेटाबेस की पोर्शन के अंदर वो हम क्या कर रहे हैं, अपनी एक इस नाम से डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। तो कौन सी कमांड इस्तेमाल हो रही है, डेफिनेशन की। ठीक है, उसके बाद फिर हमने अगर ड्रॉप करना है तो सीधा आपने ड्रॉप डेटाबेस लिखा। डेटाबेस का कीवर्ड ये इसका रिजर्व कीवर्ड है और ये हमारा नाम है। ऑल्टर करवाना है तो ऑल्टर के लिए आप क्या चीज़ ऑल्टर करवाने जा रहे हैं उसको भी वो प्रॉपर्टी फिर आप लिखेंगे। जैसे कि ऑल्टर की कमांड का कीवर्ड आ गया, ये ऑल्टर की कमांड हमारी डीडीएल है। क्यों डीडीएल है जी, इस वजह से कि ये डेफिनेशन को ऑल्टर करने जा रही है। और डेफिनेशन क्या है, हमारी इस स्ट्रक्चर का यानी डेटाबेस स्ट्रक्चर का इस नाम से हमने एक जो डेटाबेस क्रिएट करवाई उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज लाना है। मॉडिफाई नेम, तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, मॉडिफाई नेम की, मॉडिफाई करके नेम की। और नेम क्या कर दिया है हमने, इसकी जगह दूसरा नाम कर दिया है। तो ये प्रॉपर्ली आपके पास कमांड के ज़रिए से, इसका क्या फ़ायदा होगा, ये जब दो चीज़ें दे दी गई हैं तो फिर ये इसका क्या है, हम तो आसानी की तरफ जाएंगे। इसका क्या फ़ायदा होगा, कोई बताएगा, इन कमांड्स का क्या फ़ायदा होगा जी भाई। ये सारी चीज़ तो हमने कभी इस्तेमाल करनी नहीं है। फिर जी, क्या हुआ, बोलने बोलने की आदत नहीं है आप लोगों को, या माइक नहीं है। जी सर। जी, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि हम जब क्लिक के ऊपर काम करते हुए एक डेटाबेस भी क्रिएट करवा सकते हैं और टेबल भी क्रिएट करवा सकते हैं इजीली, तो फिर हम इस इन चीज़ों में क्यों जाते हैं, ये क्या है, ये ज़रूरत पड़ती है हमें इसकी। सर क्यूरीज के लिए डिफरेंट टाइप, मतलब एक तरीका हमारे पास वो है, ये ज़रा एफिशिएंट होता है, क्यूरीज से पर इजीली लिख सकते हैं। और वो एफिशिएंट नहीं है। वो एफिशिएंट है, पर मोर देन टू, वो कभी उसमें मसला हो आपको। मसला किस लेवल का होगा, हमें यूज़ कहाँ करना पड़ेगा, कैसे, कोई केस बताओ जहाँ पे, सब बताएं यार, ये सिर्फ एक ही बोले बाकी सब ना बोले। ठीक है, आप बताओ, अगर आपके जहन में आया तो आप बताइए, क्यूरीज की ज़रूरत क्यों पड़ रही होती है। क्योंकि सर आगे काम भी हमें क्यूरीज के थ्रू ही करना होता है। कोई एडिशन करनी है देखिए, फाइल एक आ में, गया कि बल्क, टेबल्स का। अगर बल्क रिकॉर्ड है, अगर बहुत सारे डेटाबेस हो तो ये क्यूरी डाल के डेटाबेस फाइंड कर सकते हैं। फाइंड तो नहीं करने, कोई कमांड ही नहीं है, फाइंड करने की कमांड ही नहीं है। क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल कर रहे हैं, उसमें आप एट्रीब्यूट्स वगैरह दे रहे हैं। हम्म। आप वहाँ से करेंगे न्यू टेबल से या क्यूरीज के थ्रू करेंगे, उसमें थोड़ी आसानी होगी। किसी को वहाँ से इजी होता है, किसी को क्यूरीज के थ्रू इजी होता है। हाँ, अगर आपने कुछ स्ट्रक्चर बना दिया है, स्ट्रक्चर बनाने जी। के साथ किसी और सिस्टम पे या किसी और इन्वायरमेंट पे आप क्या करना चाह रहे हैं, अपने डेटाबेस को डालना चाह रहे हैं, तो आप क्यूरी बना के दे देते हैं, भाई इस क्यूरी को चला लो। ठीक है, या बैकअप फाइल दे देते हैं, डॉट बी ए के, वो फाइल दे देते हैं तो वो रिस्टोर करवा लेता है। ये अब कहता है यार रिस्टोर का पता नहीं तुम्हें ऑप्शन समझ में आए ना आए, ये उसका कहना है, मैं आपको नहीं कह रहा। कि ये एक दोस्त कहता है यार तुम ये डेटाबेस ले लो, ये क्यूरी बनाई, इस क्यूरी बनाकर उसने दे दी तो वो क्यूरी चला लेगा, तो एक तो ये काम हो गया। ठीक है, ये क्यूरी के ज़रिए से पूरा बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, एक मरतबा लिख लिया आपने और फ़ौरन चेंज किया और क्यूरी चला दी।
जबकि अगर क्यूरी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हर जगह जाके क्लिक करना पड़ेगा, नाम चेंज करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। दूसरा लेवल ये है कि जब आप अपने, जैसे कि आपने सुना होगा फर्स्ट कोड एंड फर्स्ट डेटाबेस अप्रोच, ये दो कीवर्ड सुने आपने। ऐसी ही हमारे पास लैंग्वेजेस बन चुकी हैं, कोड लैंग्वेज, जिसके अंदर हम डेटाबेस से रिलेट कर रहे होते हैं दो ही किस्म पर, एक फर्स्ट कोड अप्रोच, एक फर्स्ट डेटाबेस अप्रोच, इस नाम से जो है ना काम चल रहा होता है कि आपने पहले डेटाबेस को क्रिएट किया और यहाँ पर अपने कोडिंग की सी शार्प की, फिर कनेक्टिविटी करवा दी जो हम नॉर्मली प्रोसेस कर रहे होते हैं, आपने भी यही किया होगा पीएफ के अंदर और के अंदर, कि डेटाबेस को कनेक्ट करवाया, बाद में पहले डेटाबेस को डिज़ाइन कर दिया, रिकॉर्ड डाल दिए, उसके बाद कनेक्ट करा दिया, फिर कुछ रिकॉर्ड अगर डालने हो तो यूआई से डाल दिया आपने, ठीक है, रिकॉर्ड यूआई से डालती है, लेकिन डेटाबेस का स्ट्रक्चर आपने किससे क्रिएट किया है, डिज़ाइन पे जाके। लेकिन एक अप्रोच आती है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट डेटाबेस नहीं, फर्स्ट कोड अप्रोच। पहले आप कोड कर लो, और कोड करने के बाद ये सारे डिज़ाइनिंग जो आप अभी यहाँ पर करने जा रहे हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट आपने कहाँ डाल दिए, अपने कोड में डाल दिए, ठीक है। जैसे मैं कहता ना क्लास और अपने टेबल को मैप करना, तो वहाँ जितने टेबल बनाने हैं उसके टेबल की क्लासेस बना ली, और यहाँ से हमने जनरेट करवा दिया, कोड को एग्जीक्यूट किया। जैसे ही वो उसकी क्रिएशन पे जाएगा तो देखेगा कि पहले एग्जिस्ट करती है डेटाबेस या नहीं, अगर नहीं करती तो एक नए सिरे से नई डेटाबेस क्रिएट करेगा, टेबल्स क्रिएट करेगा, और फिर वो अपना काम करेगा। तो ये इसकी फर्स्ट एग्जीक्यूशन के अंदर यही काम करता है। सेकंड में फिर चलाएंगे तो वो डेटाबेस क्रिएट हो चुकी होगी, तो वो दोबारा से क्रिएट नहीं करेगा। तो इससे हमारे पास ये होता है कि डेटाबेस में बार बार जाना ना पड़े, बल्कि हम अपने कोड से ही उसको हैंडल कर लें। स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, स्ट्रक्चर में कर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, ठीक है। तो ये उस वक्त फिर हमारे कमांड जो लिखनी पड़ेगी, डेटाबेस क्रिएट कैसे करवाओगे, कमांड के जरिए से, ठीक है। सीएमएस का नाम सुना है, सीएमएस में भी ये होता है, डेटाबेस पीछे क्रिएट हो रही होती है कमांड के जरिए से, ठीक है। आपने सी शार्प में अपना कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, उसमें भी आप जब लॉजिक लगाओगे तो टेबल क्रिएट हो रहा होता है, टेबल के रॉ क्रिएट हो रही थी, वो भी स्ट्रक्चर आप यहीं से जनरेट करवा सकते हो, अदरवाइज वो फर्स्ट डेटाबेस के अप्रोच से भी हो सकती है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे वाली कौन सी कमांड्स हैं। तो डी डी एल की जो कमांड्स आपके पास टेबल क्रिएट की है वो ये स्ट्रक्चर है, ये तो हम बहुत इजीली कर रहे होते हैं, टेबल क्रिएट करवाएं, व्यू क्रिएट करवाएं, ये तो हम नॉर्मली एक ईआरपी के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम अपने यूआई से इस स्ट्रक्चर को कॉल करें या व्यू कॉल करें, व्यू हम रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। व्यूज़ वगैरह बनाया आप लोगों ने प्रोजेक्ट में या नहीं, नहीं बनाया तो देखते हैं इसमें कॉन्सेप्ट में क्या कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। तो हम या तो कमांड से करें, और कमांड हमारी एफिशिएंट क्यों है कि वो कोड से कॉल हो जाती है, इसी वजह से इसको एफिशिएंट। बाकी उसको बहुत इजी तरीके से, फास्ट तरीके से करना है तो हम यहाँ पे जो आसान तरीका होता है जिसके लिए कोडिंग पे उतरना नहीं पड़ता, तो वो ये तरीके हैं, नॉर्मली यही तरीका इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट वगैरह के अंदर जिसमें आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, या आगे देखिएगा, ये तो हो गया डेफिनेशन किसकी, डेटाबेस की डेफिनेशन इस्तेमाल करते हुए डीडीएल की कमांड हमने इस्तेमाल की। और यहाँ पर डेटाबेस की जो टेबल्स हैं इसमें हमने कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की, ये भी क्योंकि ड्रॉप है, अल्टर है, ये कौन सी है, ये भी वही लैंग्वेज है, ठीक है। डेफिनेशन क्योंकि हमें डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, ये टेबल एक स्ट्रक्चर है, और उसकी जो हर कॉलम है वो भी एक स्ट्रक्चर है। हाँ, टेबल का जो रिकॉर्ड है वो स्ट्रक्चर नहीं है, वो डेटा है। तो लिहाजा इसके अंदर भी क्या कर रहा होगा ये, मैनिपुलेट कर रहा होगा। और फिर इसके बाद ऑल्टर वाले कमांड, बस टास्क खत्म। वाह जी वाह। और ये है एक लैब एक्सरसाइज में जिसको चलाना है, एक इंस्टॉलेशन ये हो चुकी है आपकी, और एक फिज़िकली आपने ग्राफिकली साथ डिज़ाइन मोड के ऊपर आपको, या डिज़ाइन मोड से करें या यूजिंग क्यूरी से एक डेटाबेस क्रिएट करें, और डेटाबेस के अंदर डेटाबेस में टेबल क्रिएट करें, वो भी या तो आप यहाँ से करें, नॉर्मल चीज़ पूछी गई है, इम्प्लीमेंटेशन करवाएं ऑल मेथड्स को, ठीक हो गया। डीएमएल में जाएं या यहाँ पर कुछ और चीज़ भी देखनी है, ओके। अपना इन्वायरमेंट खोलो, इससे मुतालिक कोई चीज़ मैं बताता हूँ आपको फिर। ये तो लैब तो ख़त्म हो गई, ये एक्टिविटी करोगे क्या, हम्म, चलो कर लो। सर लैब्स कितनी ये होती हैं, मुझे ज़रा ईआरपी का जरा स्ट्रक्चर बताओ, अपने ईआर अपना जो ईआरपी वाला कोर्स है आपका, ईआरपी का प्रोग्राम है, उसमें लैब्स कितनी कंडक्ट होती हैं। सर हमारी ईआरपी की जो कोर्स हैं, ईआरपी के कोर्स की लैब नहीं होती। ठीक है, ये मुझे बताया गया, ऐसे ही है। फिर ये लैब कैसे हो रही है फिर,
सर मतलब जो कंप्यूटिंग से रिलेटेड कोर्सेज है ना, जैसे जो सीएस वाले पढ़ते हैं, ऊप हो गया और डीबीएमएस ठीक और है, पीएफएम, हमारी लैब में। इनकी लैब्स हैं। जी, बाकी अभी हमने ईआरपी के कोर्सेज सर पढ़े नहीं है। इनकी लैब्स क्योंकि नहीं होती हैं तो उनका क्या करते हैं, जैसे कि इसकी तो लैब होती है ना, वैसे देखा जाए नॉर्मली सीएस के अंदर, ईआरपी के प्रोग्राम में नहीं होती। तो फिर इसके लिए क्या करते हैं, आपका दिन तो डिसाइड हो गया ना, बुध के वाले दिन इसकी थ्योरी है और पीर वाले दिन इसकी लैब है, ये डिसाइडेड तो है। इंस्ट्रक्टर भी आपको डेडिकेट कर दिया गया है। यस सर। फिर फ़र्क क्या हो गया इसमें और उसमें, आपको भी लैब मिल गई, उनको भी लैब सर मिल गई। मार्क्स नहीं होते, जो हमारी लैब है ना उसके अलग से मार्क्स नहीं होते, कितने थ्योरी के नंबर की, मार्क्स होते हैं। थ्योरी के 80 नंबर और इसके 20 नंबर, वो हिसाब है। 20 नंबर या पता नहीं 10-5 इस तरह कुछ हिसाब है, वो सर जफर अपने हिसाब से देख लें। ओके ओके, और प्रोजेक्ट्स के लिए कौन उसको टैकल कर रहा होता है। सर जफर ही। वो भी मतलब दोनों देख रहे होते हैं, सर जफर और लैब इंस्ट्रक्टर। पिछले सेमेस्टर में तो यही था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सही है। तो इसका मतलब जब भी आपको थोड़ा सा हल्का दिया गया है कि आप उसको लेके चले। लैब तो आपके पूरे सेमेस्टर में कितने वीक्स होंगे आपके, वही 14 होंगे ना मैक्सिमम जो क्लास होगी। 12 लैब होंगी। कितनी, जी सर। सर 14 ना। 14 12। होते हैं, उसमें ठीक है, से टॉप 12 सेलेक्ट होते हैं। 12, हाँ बेस्ट 12 करते हैं, ठीक है, टॉप नहीं होता, बेस्ट होता होगा। जी ठीक हो गया, सही। मार्क्स की बात कर रहे हो ना, जो 12 की बात। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आपकी जब इतना लोड नहीं है इसमें लैब में। आगे बताएं, चले जाए कि नहीं जाए, या ऐसी भी प्रैक्टिस कर ली जाए। तो किया हुआ यार आप लोगों ने। आगे जाए नहीं जाए, मुझे बताओ, वोट करूं। तो ये आपका, ये पहले लैब में तो ये बता रहे हैं, दूसरी में डीएमएल बता रहे हैं, फिर एसक्यूएल कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं, फिर कैस्केड लगा रहे हैं, उसके बाद फिर ये जॉइनिंग हो रही है, स्टोर प्रोसीजर हो रहे हैं, ट्रिगर्स हो रहे हैं, फिर ये एमवीसी। अच्छा, एमवीसी भी है, एमवीसी की हुई है आप लोगों ने, एसपी डॉट नेट एमवीसी, एमवीसी के प्लेटफॉर्म पे काम किया है, पैटर्न पे। यस सर। ओके ठीक है, सबने किया। नहीं सर, हम लोगों ने नहीं किया। नो सर, हमने नहीं किया। ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, पासिंग डेटा फ्रॉम द मैसेज कर रहे हैं कोई, ठीक है, ज़्यादातर नहीं किया। अच्छा, यहाँ से ओके, जब ये एमबीसी से मुताल्लिक है, ये भी एमबीसी से है, ये तो स्टेट मैनेजमेंट कंपोनेंट, स्टेट मैनेजमेंट कंपोनेंट डेटा एक्सेल लेयर। ओके, यहाँ से तो आप, ये दो है लैब इसकी एमबीसी की। कोड फर्स्ट अप्रोच, अच्छा इसमें है ना कोड फर्स्ट अप्रोच का आइडिया दिया हुआ है, जो मैंने शायद देखा नहीं था इस कंटेंट को। डेटा एक्सेस लेयर दिया हुआ है, स्टेट मैनेजमेंट कंपोनेंट दिए हुए हैं, रिटेनिंग वैल्यू और द वैलिडेशन एरर। वैलिडेशन एरर अगर ये डेटाबेस के हिसाब से है तो बहुत अच्छा है। क्लाइंट साइड, अच्छा क्लाइंट वैलिडेशन ठीक हो गया, ये हो गई सर्वर साइड वैलिडेशन, ये होगी क्लाइंट साइड वैलिडेशन, ठीक है। अच्छा, सेकंड आपको यहाँ पर रिस्टोर बैकअप का नहीं बताया हुआ, ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो क्योंकि ये है हमारी डेटाबेस स्ट्रक्चर से मुताल्लिक़, तो मैं उसको वो चीज़ें बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि जो मिसिंग है वो क्या मिसिंग है, स्टोर प्रोसीजर आपको बताए जा रहे हैं, ये चीज़ ऐड करवा के आप लोगों को कंफ्यूज करवाया गया है, ये डेटाबेस का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसमें जो आना चाहिए था वो व्यूज़ आने चाहिए थी, व्यूज़ बहुत इस्तेमाल होते हैं। इसमें आने चाहिए थे ट्रांसैक्शंस आने चाहिए थी, ट्रांसैक्शंस नज़र नहीं आ रही मुझे इसमें। बल्क रिकॉर्ड की जिसने बात की थी, और इसमें आनी चाहिए थी कॉम्प्लेक्स क्यूरीज नहीं है, ये जॉइनिंग पे लाके ख़त्म कर दी। अभी जो चल रहा है वो कॉम्प्लेक्स एनालिटिक क्यूरी चल रही है, बहुत ज़बरदस्त है। उसके ऊपर मेरा इरादा है काम करने का, मैं डिस्कस कर लेता हूँ सर, सर से, ज़फ़र से, क्योंकि ये कुछ चीज़ें तो यूज़फुल हैं लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो इन पे इंक्लूड होनी चाहिए। फिर यहाँ तक तो उन्होंने क्यूरी चलाई है, लेकिन कंस्ट्रेंट लगाए हैं, विद क्लॉज भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, वो भी एक ज़बरदस्त। ओके, एक और चीज़, अगर वहाँ तक पहुँच सकते हो तो अपनी डेटा टाइप बनाते हम, ओप पे देखा होगा आपने, अपनी डेटा टाइप बनाई थी ना, अपनी डेटा टाइप से अपनी क्लास बनाई है, और उस क्लास के अंदर आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते हैं, ऐसा करते हैं नहीं करते, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक कुछ अपना कॉन्सेप्ट होता है अपनी डेटा टाइप करवाने का, कॉम्प्लेक्स किस्म की डेटा टाइप का, उस पर भी हम, और फंक्शंस नहीं है इसमें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखो वो चीज़ भी नहीं आ रही। ओके ठीक है, ये चीज़
ये चीज़ जो मैंने कही है ना, इसको नोट करके मुझे चैट पे दे देना, कौन कौन सी चीज़ कही है। जी भाई, सो तो नहीं रहे हो आप लोग? मुझे इनपुट नहीं देते हो ना, मुझे भी नींद आना शुरू हो जाती है। ऐसा करते हैं, इसको सर स्टोर प्रोसीजर इसको खुला रखते हैं और सब सो जाते हैं। बोलोगे तो मैं एक्टिव रहूँगा। जी, स्टोर प्रोसीजर तो है, स्टोर प्रोसीजर है, मैंने जो कहा है इंक्लूड करने का। व्यूज़ हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, फिर चैट पे देना। व्यूज़ हैं और कॉम्प्लेक्स क्यूरीज हैं, जिसके अंदर एनालिटिक्स क्यूरी है, और एक टर्म इस्तेमाल होती है इसके अंदर विद क्लॉज की क्यूरीज हैं। ठीक है, विद क्लॉज की क्यूरी बड़ी वो है, एफिशिएंट है, आप उसके ज़रिए से बहुत ज़बरदस्त। हाँ, सब क्यूरीज भी नहीं है इसमें। सब क्यूरी एक बहुत बड़ा वो है कि क्यूरीज के अंदर क्यूरी किस तरह जनरेट करवा रहे हो। ठीक है, वो भी नहीं है। हो सकता है कि अंदर किसी डिटेल में आ रही हो, लेकिन उससे लगती नहीं रहा कि है, नहीं है, नहीं है। सॉरी। और ठीक है, मैं ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ, ये सिर्फ इसको इससे रिलेटेड है। ठीक है, एमबीसी से कोड फर्स्ट अप्रोच के अंदर, इसके अंदर दो पैटर्न्स, दो अप्रोचेस हैं। स्टेट मैनेजमेंट से फॉर्म बनाना, ये में लग रहा है कि इसको वहाँ से हैंडल करने की कोशिश की है, ये फ्रंट एंड, इससे जहाँ से हम इसको इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये सारा ही इंट्रैक्शन पे आ गए हैं। डेटाबेस का कोर यहाँ तक चलाया है उन्होंने। ठीक है, ये इस डेटाबेस कोर है, ये इसकी इसके साथ कोडिंग के साथ इंटीग्रेशन है। ठीक है, कोर ये है, ये कोर बहुत कम है आपके डेटाबेस के एतबार से। चलो देखते हैं ठीक हो क्या। जी एक्सेस दे मुझे आप। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास अभी आपने एक डेटाबेस क्रिएट करवाई है। जैसे ही हम डेटाबेस क्रिएट करवाते हैं, कुछ फ्यूचर्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो कुछ टेबल क्रिएट किया आपने इसमें? टेबल क्रिएट नहीं किया? एक टेबल क्रिएट कर लो, दो टेबल क्रिएट कर लो। रिलेशनशिप्स वगैरह पता है आपको, सारा काम किया हुआ है। डायग्राम तक पहुंच गए हैं आप? ये डायग्राम बताने के लिए मैं टेबल क्रिएट करवा रहा हूँ। अगर डायग्राम के बारे में पता है, ये क्लास डायग्राम पूरी जनरेट करवा देता है। ठीक है, इसमें फीचर्स भी होते हैं और डिफरेंट होते हैं। जैसे आपने जो टेबल होगा और टेबल में जो रिलेशनशिप होगी उस हिसाब से जनरेट करवाता है। रिलेशनशिप में जो कीज इस्तेमाल होती हैं उसके बाद में क्लियर हो आप? प्राइमरी की, फॉरेन की, कैस्केडिंग और फिर कंपोजिट की। व्यूज़ हैं, ये टेबल है तो टेबल के बारे में यहीं पे इंफॉर्मेशन होगी। व्यूज़ हैं, ठीक है, और इसके बाद स्टोर प्रोसीजर्स हैं। कहाँ है स्टोर प्रोसीजर्स? प्रोग्रामेटिकल के अंदर गए हम, देखिएगा स्टोर प्रोसीजर फंक्शंस। स्टोर प्रोसीजर्स हैं और फंक्शंस हैं। फंक्शन भी बनाएंगे हम, और फंक्शन की भी दो टाइप्स होंगी मेरे ख्याल से यहाँ पर, टैबुलर फंक्शन और स्केलर फंक्शन। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन तो हमें दिए जाते हैं, सिस्टम फंक्शंस हैं। अच्छा, और इसके अंदर क्या है, ट्रिगर। जब आप ट्रिगर का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे हम। ठीक है, ट्रिगर जब पूरा चैप्टर है तो उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। टाइप्स, ठीक है, टाइप्स माइक्रोसॉफ्ट में वेरिएबल्स को, वो डेटा टाइप को वो ब्रॉडली टाइप्स कहता है। हर एक चीज़ टाइप्स है। ठीक है, जिसको सी शार्प में वो क्लास से रिप्रेजेंट करवाता है, और यहाँ पर भी वो टेबल से रिप्रेजेंट करवा रहा है। कोई आप टाइप्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइप्स बन जाएगी। डेटा टाइप्स जो मशहूर तरीन है वो ये यहाँ पर मिल जाएगी आपको। ठीक है, एक्सपेंड नहीं किया इसने। कैरेक्टर की, स्ट्रिंग की, यूनिकोड, बाइनरी, ये सब डेटा टाइप बनाकर इसने यहाँ रखी हुई है। इसी को कॉल करेंगे जब भी हम प्रोसीजर्स बनाएंगे। ठीक है, एक्सएमएल की भी बहुत बड़ा डोमेन है इसका। एक्सएमएल किस तरह से जनरेट करवाते हैं ये भी एक चैलेंज बन जाता है। डिफ़ॉल्ट में सीक्वेंस जनरेट करवाना, आप इसकी ज़रूरत नहीं है। इंडेक्सेस वगैरह, यहाँ पर इंडेक्सेस भी नहीं है। ठीक है, इंडेक्सेस भी हम इसको बताएंगे कि इंडेक्सेस क्या होते हैं, जिससे हमारा
बहुत फास्ट परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है डेटाबेस की। एक टेबल क्रिएट करवाओ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और भी होता है, एक और चीज़ भी होती है कि अगर हमें क्यूरीज लिखनी है तो क्यूरीज के स्क्रिप्ट में आके डेटाबेस एस क्रिएट करके, देखिए यहाँ पर क्रिएट की एक नई क्यूरी बना देगा, ड्रॉप की क्यूरी बनाएगा, ठीक है। ड्रॉप यहाँ से तो डिलीट कर देगा, लेकिन अगर आपको क्यूरी बनवानी है इससे तो वो स्क्रिप्ट डेटाबेस के नाम से या स्क्रिप्ट के नाम से, स्क्रिप्ट टेबल के नाम से, तो वो मज़ीद क्यूरी भी जनरेट करवा देता है। जैसे कि मुझे इसी डेटाबेस के अंदर जितना भी या डेटाबेस की क्यूरी जनरेट करवानी है, मैं यहाँ पर जाके न्यू एडिटर पर जाके क्लिक कर दूंगा, तो इसका जो जिस स्ट्रक्चर से ये क्रिएट हुआ है, ठीक है, इसने ये क्यूरी जनरेट करवा दी है। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा था कि जैसे ही हम क्लिकिंग के ऊपर, डिज़ाइन मोड के ऊपर हम डेटाबेस क्रिएट करवाते हैं तो 2 फाइलें जनरेट करवाता है वो, MDF LDF के नाम से, ये बताई थी मैंने आपको, ठीक है। तो MDF, ज़रा रिमोट कंट्रोल जी एक्सेस दे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये प्रॉपर पूरा जनरेट करवा रहा है, जिस भी पैरामीटर की जिस वैल्यू के साथ इसने डेटाबेस को क्रिएट करवाया है, ये वर्डिंग पे लेके आ गया, क्यूरी पे लेके आ गया। अब देखिएगा क्रिएट डेटाबेस के अंदर ये इसके यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, लेकिन प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ ये है इसकी, इसके अंदर 2 चीज़ें बनाई हैं आपने, प्राइमरी ये है, लॉग की ये बनेगी, तो 2 फाइल इसकी जनरेट होगी, एक लॉग पीछे जनरेट कर रहा होगा जो MDF LDF करते हैं, ठीक है, MDF और LDF। MDF फाइल के अंदर आपका डेटा होगा, LDF फाइल में उसका डेटे के साथ उसकी लॉग मेंटेन हो रही होगी, ठीक हो गया। और इसकी साइजिंग बता दी गई, ये साइज़ है, मैक्सिमम साइज़ कितना अनलिमिटेड है, और इसका मैक्सिमम ये है, हम ये इसको जनरेट करवाते हैं। ये 2 ही फाइल, अगर दोनों में से कोई एक भी मसला कर दे, ये मसला करेगी फिर ये, तो MDF LDF इस लोकेशन पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर आपको ये लोकेशन पे जाइए ज़रा, इसको कॉपी कर लो और विंडो एक्सप्लोरर पे जाके पेस्ट करो उसको, विंडो एक्सप्लोरर पे जाके, यहीं पर हो, यस सर। कहाँ है, फर्स्ट ये वाली, ठीक है, ये है, और इसके नीचे वाली, ये 2 MDF, और ये MDF है और ये LDF है, क्योंकि लोग है और ये वो। अच्छा, ये दोनों चीज़ें अगर आपने इसको कहीं मूव करवानी है तो इसकी सर्विसेज स्टॉप करनी पड़ेगी, अभी ये मूव भी नहीं करेगा। तो सर्विसेज कैसे स्टॉप होती है इसकी, अभी तो पीछे बैकएंड में सर्विस स्टॉप का मतलब समझ रहे हो, कि जब हमारे पास ये स्टूडियो मैनेजमेंट चल रहा है, इसकी सर्विसेज पीछे से ऑन है, जब भी इजीली इसने लॉगिन किया और आपको डेटाबेस का एक्सेस दे दिया, तो हर एक की सर्विसेज चल रही होती है, तो इसकी पीछे सर्विसेज चल रही होगी। सर्विसेज लिखो यहाँ पर ज़रा, एंटर करें, यहाँ पर क्या है वो, माइक्रोसॉफ्ट क्या लिखेंगे आप, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, MSS लिखें, MSS में जाएं, MSS में होगा या पूरा लिखा हुआ हो कीवर्ड माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। क्या हुआ, बड़ा नहीं हुआ, ठीक है, ऐसी तलाश कर लो। इसका कॉलम बड़ा कर लो, फर्स्ट कॉलम, ठीक है। चलो इसको अपने सीक्वेंस चेंज कर दिया मेरे ख्याल में आपने, ऑर्डर बाय नहीं वो करो ना, असेंडिंग ये बात है एसक्यूएल सर्वर कहाँ, MSS ये ठीक है। तो यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर के ये वाला है, ठीक है, ये रनिंग पे है, क्लिक करो इसमें, हाँ ये रनिंग पे है, तो इसकी प्रॉपर्टी जाकर आप स्टॉप करेंगे, अभी नहीं करो, अभी चल रहा है क्योंकि फिर क्रैश भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम स्टॉप कर लेते हैं और ऑटोमेटिकली हम जैसे ही आपका विंडो आती है तो ये रन हो जाता है, तो हम जाकर इसका सिर्फ मैनेजमेंट टूल इंस्टॉल वो कर लेते हैं, पीछे इसकी सर्विसेज हर विंडो के इंस्टॉल पर रन हो चुकी होती है।
अगर आपको स्टॉप करना है तो स्टॉप करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कंपनी के अंदर आप उसकी जो सर्विसेज है उसको रन कर दिया आपने, ऑन कर दिया, जब भी वो अपने सिस्टम को ऑन करते हैं अटेंडेंस लगाने के लिए तो वो पीछे एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट में वो ऑन हो चुकी होती है। अगर ये सर्विसेज ऑफ होगी तो हर दफ़ा जाकर हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। ये इसका ताल्लुक किसके साथ है, इसके साथ है। तो अगर आपको बैकअप बनाना है, यहाँ पर बैकअप के लिए मैं कह रहा था, एक सेकंड बताओ ज़रा, बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, तो ये 2 फाइलें होंगी, इसको आप स्टॉप सर्विस स्टॉप करेंगे, ये 2 फाइलों को मूव करवा देंगे या इसको कॉपी करके ले जाएंगे, तो जहाँ पर भी विजुअल स्टूडियो है वहाँ पर भी किसी पे पाथ पे देंगे तो यहाँ पर उस पाथ को फिर आप ऐड करवाएंगे, अटैच करवाएंगे, रीस्टोर नहीं करवाएंगे। डेटाबेस अटैच होती है जबकि वो MDF LDF फॉर्म में बैकअप ली जाती है, और रिस्टोर होती है जब वो बैकअप बनाई जाती है। ठीक है, 2 किस्म के आपके बैकअप